मनीष गर्ग इंदौर। भारत की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक ने वैश्विक कृषि सहयोग को नई दिशा देते हुए इंदौर डिक्लेरेशन के रूप में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पेश किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस घोषणा पत्र का केंद्र किसान है और इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को मजबूती देना है। इस दौरान ब्रिक्स देशों ने प्राकृतिक खेती से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि तक कई नए वैश्विक नेटवर्क बनाने पर सहमति जताई। इंदौर में हुए इस सम्मेलन को भविष्य की कृषि व्यवस्था के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन। ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल सदस्य और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इंदौर बना वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रिस्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों में लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें करीब 60 विदेशी प्रतिनिधि शामिल थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में भी करीब 42% योगदान देते हैं। ऐसे में इस मंच पर लिए गए फैसलों का प्रभाव पूरी दुनिया की कृषि व्यवस्था पर पड़ना तय है। मेरे दोनों सहयोगी मंत्री आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी उपस्थित है। कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी उपस्थित है। आईसीआर के डीजी और सचिव डेयर एमएल जाट, हमारे प्रमोद जी और अजीत जी कृषि किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित है। आज मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। ब्रिक्स देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक और अधिकारी स्तरीय बैठक आज सानंद और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मित्रों, ब्रिक्स देश दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 50% आबादी इन देशों में रहती है दुनिया की। 42% कृषि का भूभाग ब्रिक्स देशों के पास है और 68% कृषि जोतें ब्रिक्स कंट्रीज के पास है और विश्व के खाद्यान्न उत्पादन में 42% योगदान ब्रिक्स कंट्रीज का है। आज वैश्विक मंच पर ब्रिक्स समूह एक प्रभावी समूह बनकर उभरा है और हमारे लिए भी आनंद का विषय है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और ब्रिक्स के कृषि समूह की दोनों बैठकें मंत्री स्तर की, उसके पहले अधिकारी स्तर की अभी संपन्न हुई है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जब चिंता का वातावरण है, तब ब्रिक्स देशों की ये बैठक के परिणाम पूरी दुनिया को नई आशा और विश्वास का संदेश देंगे। मित्रों, वैश्विक संकट के बीच ब्रिक्स की बैठक बहुत सफल रही है, परिणाम उन्मुखी रही है और ऐतिहासिक रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहले और साझा सहमतियां बनी हैं। पहलें शुरू होंगी और सहमतियों पर काम होगा और ये पहल और सहमतियां सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा प्रदान करेंगी। मैं अब इस बैठक में जो चर्चाएं हुई और उपलब्धियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सदस्य देशों और सहयोगी देशों के लगभग
60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में 4 प्रमुख रूप से प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। एक, दुनिया और ब्रिक्स देशों की खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। भरपूर अन्न सबको मिले, अनाज तो मिले लेकिन पौष्टिक आहार भी मिले, यह भी चर्चा की सोच में था। और इसके साथ साथ दुनिया को अन्न देने वाले, सबको भोजन कराने वाले अन्नदाता किसान की आजीविका को भी हम सुनिश्चित करें और बेहतर बनाने का काम करें। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिले। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये धरती केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उनके लिए भी धरती या भूमि या खेत उर्वरा बने रहें, इस पर भी चर्चा हुई है। और फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। इस बैठक की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, बहुमूल्य सुझाव आए, विचार विमर्श हुआ, उनमें से जो चीजें निकली है उसको लेके एक डिक्लेरेशन, एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। और ये घोषणाएं चूंकि इंदौर में हुई है, इसलिए इनको इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाएगा। ये सारी जो घोषणा हुई है, ज्वाइंट घोषणा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसका केंद्र रहा है किसान। किसान को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, व्यापार, नवाचार, निवेश, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती और सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता हमारा ये डिक्लेरेशन है। इसके जो प्रमुख बिंदु है, उनमें से एक, ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की स्थापना। ये स्थापना की जाएगी और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हम नेटवर्क की स्थापना तो इसकी करेंगे ही, पुनर्योजी, प्राकृतिक, जलवायु सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देने की। आपके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई वर्षों से जोर दे रहा है प्राकृतिक खेती पर, जैविक खेती पर, केमिकल और फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग पर। और अत्यधिक इस्तेमाल के कारण आने वाले खतरों के प्रति भारत पहले से ही सचेत करता रहा है। और आज दुनिया ने, ब्रिक्स कंट्रीज ने भी उसके महत्व को समझा है और इसलिए ये नेटवर्क स्थापित होगा। भारत में इस नेटवर्क के अंतर्गत प्राकृतिक खेती से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग के रूप में, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मोदीपुरम, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जवाबदारी भारत को मिली है। ये नेटवर्क संयुक्त अनुसंधान, रिसर्च और उसका आदान प्रदान, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम और एक दूसरे देशों में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को लेकर जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, उसको भी एक दूसरे से शेयर करेंगे, आदान प्रदान करेंगे और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने पर काम करेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें, ये इसका मुख्य विषय होगा। और उस दृष्टि से कृषि प्रणालियों को
सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दूसरा जो नेटवर्क स्थापित होगा, जिसकी घोषणा आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हुई है, वो है ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर की स्थापना। ये डिजिटल एग्रीकल्चर पर नेटवर्क एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा आधारित कृषि समाधानों के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसका समन्वय भी आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेटवर्क में हिस्सा सब लेंगे, आदान प्रदान सहयोग सब करेंगे, लेकिन समन्वय का काम भारत के पास, आईआईटी दिल्ली के पास रहेगा। ये एक आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इनोवेशन के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करेगा। जो नवाचार होंगे उनको अधिक सुदृढ़ कर किसानों के पास पहुंचाने का काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में हुआ है, ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम की स्थापना। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देशों में सैकड़ों नहीं हजारों सालों से खेती होती है और कई हमारे परंपरागत बीज हैं जिनका अस्तित्व आज संकट में नजर आता है। ये बात सही है कि नए बीजों की भी जरूरत है, नई किस्मों की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जो बीजों की विरासत है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसलिए देसी बीजों की विविधता बनी रहे, वो विलुप्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कभी सरबती बचे ही ना। किसानों के परंपरागत ज्ञान को भी सुरक्षित और संरक्षित रखना है, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। देसी बीज न केवल हमारी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि इनको सुरक्षित, संरक्षित रखने का काम होगा और कैसे उनका बेहतर उपयोग हो सकता है उसकी कोशिश होगी। चौथा जो महत्वपूर्ण पहल या फैसला है वो है ब्रिक्स एग्रीन, एग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना। मित्रों, कृषि आदानों का, इनपुट्स का, बीजों का और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों और आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्र में सूचना का आदान प्रदान भी करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करेगी, तकनीकी सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देगी। दो पहल जो पहले से चल रही उनको और मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। एक तो पहले से ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये पिछली बार ब्राजील में बना था ब्रिक्स की बैठक के दौरान, उसे और सुदृढ़ करते हुए उसे एक सशक्त नॉलेज टू एक्शन हब के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है। अनुसंधान तो लैब में होते हैं, रिसर्च होती है, लेकिन वो जल्दी लैंड तक कैसे पहुंचे, लैब से किसान तक कैसे पहुंचे, इस पर काम होगा। नवाचारों का तेजी से प्रसार हो, केवल किसी एक देश या कुछ लोगों के पास सीमित ना रहे, और व्यवहारिक समाधान विकसित करने में भी इससे सहायता मिलेगी। दूसरा, कृषि व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में निष्पक्ष, समतामूलक, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भी ब्रिक्स ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी क्रम में ब्रिक्स ग्रैंड एक्सचेंज पहल
पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए भारत द्वारा आयोजित विशेष संवाद ने सदस्य देशों के बीच रचनात्मक विमर्श को नई गति प्रदान की है। इसका लाभ भी सदस्य देशों को निश्चित तौर पर मिलेगा। कई विषयों पर तकनीकी चर्चा हुई है, जिसमें फूड लॉस का, खाद्य हानि जो होती है कटाई से लेके बाजार तक जाने में, उसको हम कैसे रोकें। और कई बार एक दूसरा लॉस भी होता है, वेस्ट होता है, बचा हुआ खाद्यान्न, वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है और वो कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी करता है। तो उसको कैसे रोका जाए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। और पशुधन में भी कई बार नए टीके बनते हैं, कोई बीमारी आती है तो कैसे उसका मुकाबला करें, अच्छा फीड कैसे मिले। एक देश में अगर कोई अच्छी चीज हो रही तो दूसरा देश उससे कैसे सीखे, पशुओं को अच्छा चारा कैसे मिले, इस पर भी चर्चा हुई है। और हमारे एडवांस फिशरीज और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। सामान्य चर्चा कई विषयों पर हुई है, जिसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा। दक्षिण दक्षिण सहयोग, तकनीकी साझेदारी, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, इनको सुदृढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता भी इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसके साथ ही किसान, विशेषकर लघु और सीमांत किसान, जिसको कुछ देशों में फैमिली फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका कल्याण, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़े, इस पर भी, और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास हो, इस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। मित्रों, आज हमने जिस संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया है, वह ब्रिक्स कृषि सहयोग को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और न केवल हमारे किसानों को, खाद्य प्रणालियों को, ग्रामीण समुदायों को अधिक समावेशी भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह घोषणा पत्र केवल सहमति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ब्रिक्स देशों की सामूहिक इच्छा शक्ति, साझा उत्तरदायित्व और कृषि के माध्यम से अधिक सुरक्षित, समृद्ध एवं टिकाऊ भविष्य के निर्माण की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। और सबने मिलकर यह तय किया कि इसको जमीन पर ले जाने में सब मिलकर सामूहिक रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। कल मंत्री स्तरीय जो संवाद हुआ था, उसके विषय आपके ध्यान में आए होंगे। छोटे किसान, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़े और उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा मजबूत हो, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त कई द्विपक्षीय बैठकें भी हुई है सदस्य देशों के बीच में। अलग अलग देशों ने साथ मिलकर कृषि व्यापार को बढ़ाने, रिसर्च के आदान प्रदान, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा की है, जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, आदान प्रदान बढ़ाने के लिए। आज सवेरे हमने 9 बजे यहाँ मेघदूत गार्डन में सभी सदस्य देशों ने वृक्षारोपण का काम भी किया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, एक पेड़ मां के नाम, उस भावना को आगे बढ़ाते हुए ब्रिक्स वाटिका की स्थापना, इंदौर में तो पहले ग्लोबल पार्क बना था, फिर शायद यूरो रशियन पार्क, उसकी स्थापना भी हुई थी, और अब ब्रिक्स वाटिका भी अपने भारत ने दुनिया के स्वच्छतम शहरों में से एक इंदौर में हम लोगों ने वृक्षारोपण करके उसकी स्थापना भी की है। मैं आज सचमुच में इंदौर को और इंदौर की जनता को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मालवा की परंपरा के अनुरूप जो आतिथ्य और सत्कार इंदौर की धरती पर डेलीगेट्स का हुआ है, उससे वो सब गदगद और प्रसन्न थे। इंदौर की 56 दुकान हो, राजवाड़ा हो या मांडू का उनका भ्रमण हो, सब उनकी स्मृति पटल पर वर्षों तक अंकित रहेगा। इसलिए इंदौर का, इंदौर वासियों का, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का भी भरपूर सहयोग मिला है और विशेष रूप से
भारत सरकार के भी सभी डिपार्टमेंट्स को, विभागों को, विदेश विभाग को, पशुपालन मछली पालन विभाग को, कॉमर्स को, फूड प्रोसेसिंग को, नीति आयोग को, कुल मिला के हमने जो काम किया, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की सफलता है वो। और उसके कारण ये जो बैठक है ब्रिक्स देशों की, इंदौर बैठक, बहुत अभूतपूर्व हुई है। एक साथ इतने फैसले सबकी सहमति से ये पहले संभव नहीं हुए, इसलिए बहुत सार्थक और सफल रही है, जिसका लाभ ब्रिक्स देशों को तो मिलेगा, दुनिया को भी मिलेगा। धन्यवाद। शिव भैया एक मिनट शिव भैया, पहले तो इस सफल आयोजन के लिए, सुपर डुपर सफल आयोजन के लिए आपको बधाई। आपको भी धन्यवाद, आपने जो सहयोग किया सब पत्रकार मित्रों ने भी। 2 सवाल थे शिव भैया मेरे। पहला तो ये था कि ये जो ब्रिक्स देश यहाँ पे आए, आपस में आपकी बातचीत हुई, व्यापार का आदान प्रदान होगा निश्चित तौर पे, तो ये ब्रिक्स देश आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सके, इसमें जो भी कठिनाइयां आती है, जैसे कस्टम की या जो भी वेनेवर जो भी कठिनाइयां आती है, ये कठिनाई ना आए और इजीली मतलब एक दूसरे को सहयोग कर सके, व्यापार कर सके, इसको लेकर आपकी कोई बात हुई है क्या? दूसरा मेरा सवाल था शिव भैया कि भारत, अभी आपने एक बात बोली फैमिली फार्मर, आपने एक शब्द बोला अभी, भारत में छोटे किसान ज्यादा हैं, तो इस सम्मेलन में ऐसे छोटे किसान, इनको सीधे सीधे लाभ पहुंच सके या ये सीधे सीधे लाभान्वित हो, इसके लिए कोई ऐसी नीति आप बनाएंगे या कोई ऐसी कार्य योजना बनाएंगे आप? मैंने पहले ही निवेदन किया कि पूरी बैठक का फोकस था किसान केंद्रित, और उसमें लघु और सीमांत किसान, जिसको कुछ देशों में फैमिली फार्मर भी कहते हैं, उन पर विशेष रूप से एक अलग ही सत्र हुआ, जिससे उनकी कठिनाइयां, उनको इनपुट कैसे मिले, उनको जो ऋण का प्रवाह है, कई बार क्रेडिट उन तक नहीं पहुंचता, वो दिक्कतें कैसे दूर हो, वो उनको ठीक दाम कैसे मिल पाए, इस सब पर व्यापक चर्चा हुई है। और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उसका जिक्र है। दूसरे व्यापार को आसान करने के लिए 1 to 1 भी सदस्य देशों में चर्चा हुई है आपस में, और उस चर्चा के साथ साथ हमने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सिस्टम, उस पर भी बातचीत की है। लेकिन जो 1 to 1 बैठकें भी सदस्य देशों के साथ हुई है, वो भी व्यापार को और आसान बनाने में मदद करेगी। जो मैंने कहा कि व्यापार को सरल बनाने पे, इनपुट्स के आदान प्रदान पर, रिसर्च को भी एक दूसरे को आदान प्रदान करने पर व्यापक चर्चा हुई है और नेटवर्क भी बने हैं, उसका इसमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। हेलो, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जिन चीजों को स्वीकारा गया है, उनमें से कई पर भारत बहुत पहले से काम कर रहा है, जिसमें से एक प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस विषय को लेकर भारत कई वर्षों से आग्रही रहा है, और इसलिए आज ब्रिक्स देशों ने उसको स्वीकार किया है निश्चित तौर पर, और हमने उस पर एक नेटवर्क भी बनाया। कृषि मंत्री जी, इस समय भारत सहित एशिया पैसिफिक देशों पर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, तो ब्रिक्स सम्मेलन में, इस सम्मेलन में क्या आपकी चर्चा खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले जो असर है, उस पर कोई रणनीति बनी है क्या? जलवायु परिवर्तन पर और उसके खतरों से निपटने पर व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। अल नीनो का जहां तक प्रभाव है, उसका असर भारत सहित बाकी देशों में भी पड़ेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए देश ने अपनी तैयारी भी की है, और आपस में भी हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे सूचनाओं के आदान प्रदान से। आदरणीय, एक छोटा सा प्रश्न था कि जो कॉस्ट बढ़ रही है अभी, जैसे ईरान इराक का चल रहा है, तो खाद के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर प्रभाव पड़ा है, और 1.5 गुना 2 गुना कॉस्ट जारी है,
तो किसानों के ऊपर तो ये है। दूसरा मेरा ये था प्रश्न कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर छोटे किसान को, क्योंकि अमला कम है और काम बहुत ज्यादा है, और एक छोटा सा था कि छोटे किसान को मार्केट लिंकेज नहीं मिलता, वो उसकी मजबूरी है कि कोई पास की मंडी में उसको मार्केट लिंकेज की होना चाहिए। और एक छोटा सा निवेदन था कि हमारे जैसे वरिष्ठ जो जर्नलिस्ट एग्री के हैं उनको कभी भी आप नीदरलैंड्स या कहीं और ले जाने के लिए एक मौका दें कि हम लोग तो फ्री में ज्ञान देते हैं सब। आज मेरा मैगजीन आपके टेबल पे अभी रखा है, आप देखिए, छोटा किंतु महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब देखिए साहब, हम लोग बहुत ऑनेस्ट लॉबी से हैं, उतना वहन नहीं कर सकते। तो कभी आप जो है, जहां हॉलैंड है, जहां टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हम फ्री में ट्रांसफर करते हैं किसान को। तो एक तो आपने खाद के बढ़ती हुई कीमतों, दाम बढ़ने की बात कही है। मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि किसानों को सस्ती दर पर ही खाद मिलता रहे। यूरिया की बोरी 266 रुपए में, डीएपी की 1350 में ही मिलेगी। हाँ, जो बढ़ती हुई कीमतें उसका भारत सरकार अपने ऊपर ले रही है और उसके कारण कोई 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं, हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भारत सरकार पर आएगा, लेकिन वो सहन करेगी। इस संकट की स्थिति में अपने किसानों के साथ खड़ा रहना हमारी सरकार का धर्म है, वो हमने फैसला किया है। अब आपने छोटी छोटी कई चीजें पूछ ली सर। पेस्टिसाइड पे भी तो वही हो रहा है सर, नहीं, क्योंकि केमिकल नहीं सर, अभी कई कंपनियों ने रेट ही डिक्लेयर नहीं किया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जिसका ब्रिक्स से संबंध नहीं है, वो हमारे इंटरनल कुछ चीजें हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा और बातचीत करके किसान को राहत मिले उस दिशा में प्रयास हम करते रहते हैं। खेत बचाओ जैसे अभियान भी हम चला रहे हैं, उसके माध्यम से संतुलित उपयोग और कम उपयोग और वैकल्पिक उसके जो उपाय हो सकते हैं उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। शिवराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आया था इस एक कोई पूछे जी। नहीं, अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर हमारे पास है। भारत सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि रबी के लिए भी, अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ रही कि खाद की पूरी तरह से व्यवस्था करे, और मुझे लगता है उसमें हम लोग सफल हो जाएंगे, कीमत चाहे जो भी हो। शिवराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आया इसमें कि ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड्स की बात कही गई, जिसमें ये कहा गया कि देशी जितने भी सीड्स हैं उनकी उपलब्धता बनी रहे, उस पर काफी डेलिब्रेशन हुआ। तो क्या उसमें इस पे भी विचार विमर्श हुआ कि कौन से सीड्स हैं जिसकी कमी हो सकती है आगे भविष्य में और उसकी उपलब्धता बनी रहे? अभी तो इतना विचार हुआ है कि हमको अपने देसी और परंपरागत बीजों को संरक्षित करके रखना चाहिए। भारत में तो कई वर्षों से ये प्रयास हो रहा है हमारे पास। हाँ, हमारी वो कई दिनों से भारत में तो ये प्रयत्न लगातार जारी है, लेकिन दुनिया में भी ब्रिक्स देशों के बीच भी इसमें गंभीरता से चर्चा करके हम लोगों ने इसको एक सिस्टम बनाने का फैसला किया है। शिवराज जी, फिजिकल भारत में जो मैंने बताया ना, फिजिकल रहेगा। फिजिकल मतलब नेटवर्क तो सब करेंगे, आदान प्रदान सब करेंगे, लेकिन एक जगह से कोऑर्डिनेशन का काम होगा, वो कोऑर्डिनेशन भारत करेगा। शिवराज जी, खेती का रकबा, शिवराज जी इधर, खेती का रकबा लगातार कम होता जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। मिट्टी की क्वालिटी, खेतों में कॉलोनियां कट रही है, रकबा कम हो रहा है, इस पर भी कुछ चिंता इस प्रकार की जाहिर हुई क्या? इसमें अब तो कम रकबे पे ज्यादा उत्पादन कैसे हो, इस पर कई रिसर्च हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ विकास का भी अपना महत्व है, लेकिन कभी भी हमारी फूड सिक्योरिटी प्रभावित ना हो पाए, भरपूर और पोषण युक्त आहार जनता को मिलता रहे, इस पर व्यापक पैमाने पर चर्चा। शिवराज जी, ब्रिक्स देशों ने क्या पेस्टिसाइड का जो उपयोग है उसको लेकर कोई कॉन्क्रीट निर्णय लिया है कि अब कितना कम करना है, कैसे कम करना है? साथ ही साथ भारत के आम को लेकर भी अब खतरा उत्पन्न हो गया है, जापान ने मना किया है निर्यात। केमिकल फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के संतुलित उपयोग पर चर्चा हुई और अलग अलग देशों में कई प्रयत्न हो रहे हैं। भारत में भी आप जान रहे हैं, हम प्राकृतिक खेती का एक मिशन ही हम लोगों ने बनाया हुआ है, जैविक खेती पर काम हो रहा है,
और कई प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि ठीक ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है। उसको लेकर हम खेत बचाओ अभियान भी चला रहे हैं। दुनिया के कई देशों में भी छुटपुट सही ये प्रयास हो रहा है, लेकिन इस पर आम सहमति थी कि केमिकल फर्टिलाइजर का असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग, पेस्टिसाइड का भी अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग को नियंत्रित करने की जरूरत है और उस पर सब काम करेंगे मिलकर। सर जी, मेरा एक सवाल है कि ब्रिक्स अभी जो परिषद होगी है उसमें कार्बन क्रेडिट के बारे में कोई चर्चा हुई है क्या, और भारत की भूमिका क्या रहेगी, छोटे किसान को कैसा लाभ मिलेगा? देखिए, जलवायु परिवर्तन पर तो चर्चा व्यापक पैमाने पर हुई है। कार्बन क्रेडिट का जहां तक सवाल है, उसका एक सिस्टम है और जो किसान उस सिस्टम को अपनाते हुए कार्बन क्रेडिट लेता है उसको लाभ मिलता है। शिवराज जी, एज ए चीफ मिनिस्टर आपने मध्य प्रदेश को बहुत लंबे समय तक लीडरशिप दी है। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी किसानों को लेकर आप बहुत संजीदा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल था कि सीड क्वालिटी को लेकर क्या कोई डिस्कशन है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स का भी जमाना है। हम देख रहे हैं कई ऐसे नए नवाचार हुए हैं और खासतौर पर आपने फोकस में भी कहा कि इनोवेशन बहुत इसका ब्रिक का एक मोटिव रहा है, तो इस पर कैसे देखते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लग रहा है? राजनीति मेरे लिए मिशन है और इसलिए जो काम तय किया जाता है, मेरा नेतृत्व, मेरी पार्टी मुझे जो काम सौंपती है, वो चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, मेरी कोशिश रहती है मैं अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के अपने देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। तो मुझे कोई अंतर नहीं लगता, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा था वैसे मैं अब देश भर में काम कर रहा हूं, तो मुझे उस पर कोई अंतर लगता नहीं है। दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? देखिए, दोनों में संतुलित स्थापित करना पड़ेगा। एक तरफ हमने कई जलवायु अनुकूल बीजों की नई किस्में आईसीआर ने हमारी बनाई है, उसकी भी जरूरत है ताकि हम उत्पादन को बढ़ा सके, लेकिन दूसरी तरफ परंपरागत बीज की भी सुरक्षा करना, वो भी हमारी ड्यूटी है, उसको भी सुरक्षित हम रखेंगे। सर, आइए एक आपका विषय था सर, इधर सर, आपने कहा कि युवाओं की भागीदारी को और बढ़ाना है जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन एक बड़ी चुनौती है सर, क्या कोई स्कीम, ऐसी योजना जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये दौर है और युवा अगर सोच ले तो उस टेक्नोलॉजी के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को कहीं और भी ले जा सकता है। इसको लेकर कुछ और आपने तमाम देशों के साथ में मंथन किया? नवाचार, टेक्नोलॉजी, इसके इस्तेमाल में हमारे युवा सचमुच में बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कई युवा खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एग्री बिजनेस जैसी कई चीजें, स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देने की कई योजनाएं, रफ्तार जैसी अनेकों योजनाएं भारत सरकार ने बनाई है और मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग 3000 से ज्यादा तो कृषि स्टार्टअप्स अभी भारत में हैं जो युवा ही कर रहे हैं और तेजी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये विश्वास है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, नवाचारों को अपनाते हुए युवा खेती की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसको थोड़ा और गति देने की जरूरत है और जिसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सर, मेरा समाप्त करें। सर, मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट। एग्रीकल्चर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है जो दुनिया भर में बढ़ रहा है, ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। रोबोटिक्स का उपयोग हो रहा है, ड्रोन का उपयोग हो रहा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में हम वो टेक्नोलॉजी कैसे इंडिया में दे पाएंगे, इसके लिए कोई रोड मैप पे चर्चा हुई है? हम लोगों ने ये भारत में कोशिश की है कि हम कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी व्यवस्थाएं बनाए, क्योंकि हर एक ये नहीं खरीद सकता। सामूहिक रूप से कस्टम हायरिंग सेंटर बने जहां से कोई भी किराए पर उस मशीन को ले जाए अपने यहां। अभी अपने पूरे देश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कस्टम हायरिंग सेंटर और कई जगह समितियां बनाई है गांव में, लगभग 10,000 64,000 कस्टम हायरिंग सेंटर है जो काम कर रहे हैं। तो ये इसी बात का प्रयास है कि मैं खरीद नहीं सकता लेकिन मैं उपयोग कर सकता हूं, तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक बार फिर मैं सभी पत्रकार मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे बैठक के सारी चर्चाओं को सार्थक रूप से जनता तक पहुंचाने का काम किया। आपको धन्यवाद, इंदौर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।